नमस्कार प्रियजनों, आप देख रहे हैं BHU पाठशाला। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप बोर हो रहे हो, आपका पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, तो आप इस वीडियो को आज लास्ट तक देख लो, ठीक है। मेरे कहने पे देख लो। वैसे भी अब CUET का अंत समय आ गया है, तो आप देख लो, क्योंकि मैं आज आपको एक कहानी सुनाने वाला हूँ और वो कहानी आपकी पढ़ाई से ही संबंधित है। वो कहानी है CUET का। इस बार तमाम बच्चे अप्रॉक्स 10 लाख, क्योंकि लगभग 9,60,000 के आसपास फॉर्म फिलअप हो चुका है। अब 2 दिन का डेट बढ़ा हुआ है, 23 और 24, यानी आज और कल के लिए। तो ऐसे में फॉर्म और फिलअप हो जाएंगे, तो मान के चलता हूँ 10 से 11 लाख जो है फॉर्म वो फिलअप हो जाएगा। अब 10 से 11 लाख फॉर्म फिलअप होगा और लगभग 9 लाख या 10 लाख बच्चे जब एग्ज़ाम देने बैठेंगे, और एग्ज़ाम देने के बाद जब रिज़ल्ट आएगा, और रिज़ल्ट के बाद जब काउंसलिंग होगा, और जब काउंसलिंग के बाद वो पढ़ने आएंगे, तो वो यही आएंगे जहाँ पे मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। इन्हीं सब किसी क्लास में उनकी क्लासेस चलेंगी। हो सकता है कोई BHU में जाए, कोई DU में जाए, कोई JNU में जाए, कोई बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस हैं उसमें जाए। मतलब एज पर चॉइस लगभग 86 यूनिवर्सिटीज़ अभी तक इंक्लूड हुई हैं CUET में, तो बहुत सारे कॉलेजेज हैं, उसमें आप कहीं भी जा सकते हो। तो मेरा हाथ आज दर्द करने वाला है, क्योंकि मैं लगभग पूरा आपको आधे से 45 मिनट तक मैं आपको ऐसे ही परेशान करने वाला हूँ। तो जिनको लगेगा कि 30 मिनट की वीडियो से बहुत कुछ सीख सकता है, तो वो इस वीडियो को लास्ट तक देखें, अदरवाइज आप आराम से स्किप कर सकते हो, आपके लिए वीडियो नहीं है। क्योंकि मैं आपको एक्चुअली एक रियलिटी बताने वाला हूँ, एक नहीं शायद कई सारे रियलिटी बताने वाला हूँ। एक लंबा कन्वर्सेशन हमारा होगा, और एक धीमी धीमी बारिश हो रही है फैकल्टी में, और बहुत अच्छा सा इन्वायरमेंट है। एक्चुअली मैं अभी क्लास करके निकला था, अपनी क्लास करके, तो बारिश होने लगी, तो मैं जा नहीं सका फ्लैट पे। डेट्स वाई कि फिर मुझे बड़ा अच्छा इन्वायरमेंट लगा, तो मुझे लगा कि क्यों ना एक बात किया जाए, अच्छा सा कन्वर्सेशन किया जाए। ये ज़्यादा अच्छा रहेगा कि लोगों को कुछ मैं समझा दूँ, क्योंकि अब ज़्यादा दिन बचा नहीं हुआ है। मान के चलता हूँ कि लगभग 25 से 26 दिन बचा हुआ है एग्ज़ाम में, तो ऐसे में आपको बहुत सारी बातें समझानी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो जैसा मैंने स्टार्टिंग में ही आपसे बोला कि CUET आया। CUET आने से एक सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म मिल गया कि अब आपको जो भी करना है इसी प्लेटफॉर्म से करना है, एक पेपर देना है। तो अब आपको क्या लगता है कि आपको आपका जो भविष्य है वो कहाँ दिख रहा है? आप जैसे अभी 25 दिन है, तो आप अपने आप को देख पाते हो कि आप इस बिल्डिंग में आके पढ़ाई करोगे? देखो, ये जो बिल्डिंग है ना, ये BHU का सबसे ओल्ड बिल्डिंग है। मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो बिल्डिंग आपको दिख रही है, ये BHU जब स्टेबलाइज हुआ था, तो सबसे पहली बिल्डिंग, इसीलिए इसको ओल्ड PG बिल्डिंग बोला जाता है। कितने सारे लोग यहाँ से पढ़ के गए होंगे। 1916 में BHU जो है वो स्टेबलाइज हुआ था। उसके बाद धीरे धीरे फैकल्टी ऐड होते गए, कितने सारे लोग पढ़े, कितने सारे यहाँ के एलुमनाई हैं। मालवीय जी की देन है, इतना बड़ा यूनिवर्सिटी बना। और नो डाउट कि जब से मैं यहाँ पे पढ़ रहा हूँ, अबाउट मेरा ये चौथा साल है यहाँ पे, तो और मैं वैसे बचपन से यहाँ रहा हूँ, मेरा यहाँ यहीं का घर है, तो मैं बचपन से देख रहा हूँ। मान के चलो कि 20 साल से देख रहा हूँ, लेकिन कॉन्शियस माइंड से लगभग 10 साल से देख रहा हूँ, मतलब अपने चेतन अवस्था में। तो मैं एक चीज़ तो समझा कि BHU हर किसी को नहीं मिलता है। BHU में पढ़ना अपने में एक बहुत बड़ी गर्व की बात है, बहुत बड़े गर्व की बात है। और मैं ऑनेस्टली इस चीज़ को फ़ील करा, क्योंकि मैं BHU में जब मैंने एडमिशन नहीं लिया था, तो मेरे लिए BHU की वैल्यू इसलिए नहीं थी क्योंकि घर की मुर्गी साग बराबर। मैं यहीं का था, तो मुझे लगता था BHU इज़ ए कॉमन यूनिवर्सिटी। बस यहाँ पे पेट्रोल पंप अंदर हुआ करता था कैंपस में, फिलअप कराने के लिए हम लोग पेट्रोल भराने के लिए आते थे गाड़ी में। लेकिन जब मेरा इंजीनियरिंग नहीं हुआ, तो मेरे को लगा कि अब मेरे को कुछ भी मिल जाए। और ऑनेस्टली बोलूँ कि मेरे घर वालों का ये एक चॉइस था कि हाँ चलो ठीक है, ये वाला भी फॉर्म डाल दो। मैंने बस अपने प्रीवियस नॉलेज से मैंने पेपर दिया था, मेरा निकल गया था। और फिर मैं यहाँ पे, और वैसे भी जो इंजीनियरिंग की प्रिपरेशन करते हैं, मुझे लगता है वो अगर ऑप्शन में रखते हैं ऐसे यूनिवर्सिटीज़, तो उनका निकल भी जाता है। और डिपेंड करता है स्कूल में कैसा वो पढ़ने में थे, तो मैं ठीक ठाक था, तो मेरा निकल गया। BHU में आने के बाद एक बहुत बड़ा लर्निंग मुझे मिला, मैं मैच्योर हुआ यहाँ पे। मैंने बहुत सारा मुझे नॉलेज हुआ, और अभी भी मैं सीख रहा हूँ। तो और एक लोगों से मिलना-जुलना, बातें करना, और कहीं न कहीं एम में एक बदलाव भी आया। पहले कुछ और बनना था, फिर मुझे लगा कि यहाँ पे आने के बाद मैं ये भी बन सकता हूँ। तो अपने अंदर के जो टैलेंट थे वो बहुत अच्छे से दिखता मुझे, मतलब दिखने लगा। मुझे बहुत जल्द रियलाइज़ होने लगा कि अबाउट कोविड में मैं तो ज़्यादा दिन पढ़ भी नहीं पाया, मेरा पूरा बैच नहीं पढ़ पाया। हम लोगों ने 1.5 से 2 साल ही पढ़ाई करी यहाँ पे। लेकिन मुझे ये बात बहुत जल्द रियलाइज़ हुआ, 1.5 से 2 साल में ही रियलाइज़ हो गया कि हम लोगों ने एक बहुत बड़ी चीज़ सीखी यहाँ पे।
वो था सेल्फ डेवलपमेंट के लिए, वो था अपना कैरियर बनाने के लिए, वो था खुद को बनाने के लिए, दूसरों के लिए अच्छा सोचने के लिए, अपने परिवार के लिए अच्छा सोचने के लिए, अपना एक फ्यूचर स्टेबलाइज करने का जो एक तरीका था, वो यहाँ पे सब कुछ साफ दिखाई दे रहा था, बहुत अच्छे से दिखाई दे रहा था। ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ डाउट में था, कोई चीज़ क्लियर नहीं था। सब कुछ जैसे समझ में आता था कि हाँ, ऐसे पढ़ने से ये होता है, अगर ये सब्जेक्ट्स लिया है, अगर ये कोर्स कर रहे हैं तो हम लोग ये पढ़ सकते हैं, ये कर सकते हैं। ऐसे तमाम चीज़ें जो थी वो हम लोगों ने यहाँ पे आके सीखा। तो अभी तो ये चीज़ें बोरिंग लगी क्योंकि मैंने अपनी स्टोरी सुनाई। मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि ये जो भी क्लासेस हैं, इस क्लासेस में पढ़ने का अपॉर्चुनिटी जो है वो हर किसी को नहीं मिल सकता है। और ये मैं ऑनेस्टली बोल रहा हूँ कि जब मुझे बीएचयू की वैल्यू उस समय नहीं समझ में आई थी, लेकिन जब मैं बीएचयू में पढ़ रहा हूँ तो मुझे बाहर जाने के बाद एक बहुत अच्छे से मुझे देखा जाता है। मुझे ही नहीं, मुझे लग रहा है जितने लोग भी पढ़ते होंगे बहुत अच्छे से देखा जाता है कि हाँ बीएचयू में पढ़ रहा है, या फिर आप जेएनयू में पढ़ रहे हो तो भी, या डीयू में पढ़ रहे हो तो भी। वैसे बीएचयू का अपना एक स्टारडम अलग है, तो बीएचयू का मैं बात कर रहा था कि ये बात सच है कि यहाँ पढ़ने पे आपको एक अलग ही क्योंकि जब कोई आपको बोलता है ना कि आप बीएचयू में, हाँ अच्छा बीएचयू में पढ़ते हो, तो आपको खुद रियलाइज़ हो जाता है, ओह माय गॉड, इट मीन्स कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मुझे अच्छा करना पड़ेगा, मुझे अच्छा बनना पड़ेगा। तो ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि यहाँ आने के बाद आपके अंदर फिर एक दूसरा फेज़ स्टार्ट होगा, और वो एक्चुअली आपका पूरा 70 साल बनाएगा। समझ रहे हो मेरी बात? जैसे आपको यूपीएससी करना है, तो ये यूपीएससी करने के लिए बहुत बहुत बेहतर प्लेस है, बहुत बेहतर प्लेस है। जैसे कि अब यहाँ पे लाइब्रेरी है, या जिस भी यूनिवर्सिटी में आप जाओगे वहाँ एक लाइब्रेरी होगा। मैंने ऐसा, पता है, मैंने आपको एक बात और बताता हूँ, मैंने स्टेट यूनिवर्सिटी की भी पढ़ाई देखी है, मैं स्टेट यूनिवर्सिटी भी देखा हूँ। वैसे आप लोग जज मत करना कि मैं स्टेट यूनिवर्सिटी को बुरा बोल रहा हूँ, मैंने, अब हो सकता है मैं जो स्टेट यूनिवर्सिटी देखा वो सही नहीं लगा हो मुझे, लेकिन वहाँ का जो एक रहन सहन स्टडी था, वो एक्चुअली सेल्फ डेवलपमेंट के लिए या फिर जो एक बहुत अच्छी सी लाइफ बनानी थी वो नहीं बन पा, मुझे नहीं लगता है कि वो वहाँ बन पा रहा था। लेकिन यहाँ पे एक्चुअली बन पाएगा। आप किसी फैकल्टी में जाते हो, साइंस फैकल्टी में जाते हो, कॉमर्स फैकल्टी में जाते हो, आर्ट्स फैकल्टी में जाते हो, तो एक्चुअली वो यहाँ बन पाएगा। वो चीज़ें यहाँ पे सच में आप सीख पाओगे। मैं, जैसा मैंने बोला कि मैं यहाँ बहुत सारे लोगों को जानने लगा, बहुत सारे लोगों को मैं देख रहा हूँ। मैंने लोगों को बनते देखा है, मैंने लोगों को एयरफोर्स में जाते देखा, बिरला हॉस्टल है। अब बिरला हॉस्टल के बच्चे जो हैं वो सिलेक्शन ले भी लेते हैं बीएचयू में, पढ़ाई भी कर रहे होते हैं, अंडर द ग्रेजुएशन, मतलब ग्रेजुएशन टाइम में पता चला फिर उनका एयरफोर्स निकल जाता है, फिर वो छोड़ के चले जाते हैं। ये तो मान लो कि बस उस समय की बात है जब वो तुरंत आते हैं। उसके बाद मैंने देखा है जब यूजी होता है, जब वो पीजी के लिए जाते हैं, तो फिर वो अगर कोई स्टेट एग्ज़ाम डाल के रखे हैं तो उसमें उनका निकल जाता है। ये स्टार्टिंग फेस में बता रहा हूँ। फिर धीरे धीरे अगर मैं इसको बड़े लेवल पे बताऊँ, तो बड़े लेवल पे अगर आपने पीजी कर लिया है तो फिर आपने अगर यहाँ के बहुत सारे स्टेट के जो टीचिंग के होते हैं, टीजीटी पीजीटी अगर ये सब दे रखा है, तो यहाँ पे निकल जाता है। आपको बिलीव नहीं होगा, बीएचयू टीजीटी पीजीटी यूपी में सबसे ज़्यादा रैंकिंग का है, सबसे ज़्यादा सिलेक्शन यहीं से हुए हैं इस बार के। बीएचयू की जो रिज़ल्ट है, देखो होता क्या है ना, जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूँ। बीएचयू को लोग हल्के में ले लेते होंगे क्योंकि बीएचयू का एडवर्टाइजमेंट नहीं है। बीएचयू का एडवर्टाइजमेंट इसलिए नहीं है क्योंकि बीएचयू जैसे कि अपनी उस समय को जी चुका है ये। मतलब जैसे होता नहीं है कि कोई, जैसे कोई बिज़नेस है, बिज़नेस जब स्टेबलाइज़ हो जाता है ना, तो फिर उसकी एडवर्टाइजमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो बस इस तरीके से ही बीएचयू है। बीएचयू को कोई भी एडवर्टाइजमेंट की ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ द रीज़न कि लोग इसके सेलेक्शंस को मतलब मैं थोड़ा-सा कभी बीएचयू के ऊपर भी उँगली उठा सकता हूँ, यानी जहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन है, लेकिन मैं अभी आपको मोटिवेट कर रहा हूँ, तो मैं आपको यही बोलूँगा कि यहाँ के ऐसा नहीं है कि यहाँ प्लेसमेंट सेल्स नहीं है, यहाँ प्लेसमेंट सेल्स के रिकॉर्ड भी बहुत अच्छे हैं। बहुत अच्छा सिलेक्शन प्रोसीजर है, जैसे वीवॉक कोर्स है, बहुत सारे फॉरेन लैंग्वेजेज़ हैं, इन सब में बहुत अच्छे प्लेसमेंट्स हैं। यहाँ के जैसे कॉमर्स फैकल्टी है, वहाँ पे अच्छा प्लेसमेंट्स हैं, साइंस फैकल्टी वहाँ भी ठीक-ठाक है, एग्रीकल्चर में भी ठीक-ठाक है। स्टार्टिंग के प्लेसमेंट्स थोड़े से कम होते हैं, लेकिन प्लेसमेंट्स ठीक-ठाक हैं यहाँ पे। उसके बाद आप अगर सेल्फ पढ़ने में, और सबसे बड़ी बात है ना कि यहाँ पे अगर आप यूजी कर रहे होते हो, तो आप खुद इतना नॉलेजेबल हो जाते हो कि आप नॉर्मली चीज़ों को आराम से कर लोगे। यानी कोई स्टेट एग्ज़ाम है या छोटे मोटे कोई एग्ज़ाम्स हैं, तो वो आप आराम से कर लेते हो, बहुत ईज़िली कर सकते हो, और वो आराम से क्रैक हो जाता है क्योंकि 3 साल का एरा आपको मिलता है, और उस 3 साल के एरा में आपके पास डेली के 6 घंटे की आपकी क्लासेज हो जाती हैं। ठीक है, चलो मान लो दिन के 12 घंटे में 6 घंटे आपकी क्लासेज, अभी भी 6 घंटे बचा हुआ है। अब उस 6 घंटे के टाइम को आप कैसे यूटिलाइज़ कर रहे हो? 6 घंटे के टाइम को आप अगर आप 6 घंटे की टाइम के जो बचा हुआ है उसमें अगर आप, मुझे लग रहा है 2.5 से 3 घंटे भी अगर आप लाइब्रेरी में देने लगे, सपोज़ कि 2 से ढाई घंटे आप डेली बेसिस पे अगर लाइब्रेरी में देने लगे, तो अपने आप में बहुत बड़ा
भाई वो 2-2 ढाई-ढाई घंटे जिस कोर्स को लेके आप लाइब्रेरी में बैठ के 3 साल दे रहे हो, आपको नहीं लगता है कि आपके सिलेक्शंस, यार मैंने ऐसे-ऐसे भी बच्चों को देखा है जो कि एक टाइम पे उनके पास फॉर्म फिलअप हो रहे थे और जब वो एग्ज़ाम दे के जब उनके रिज़ल्ट आने हुए, पता चला कि हर किसी में उनके नोटिस पे यूआईबी पे पेज पोस्ट कर रहा है कि मेरा इसमें निकल गया, मेरा इसमें भी निकल गया, मेरा इसमें भी निकल गया, ऐसा होता है। हम लोग तो बहुत सारे एफबी पेज से जुड़े हुए हैं जो कि बीएचयू से रिलेटेड है, तो जब निकल जाता है तो लोग पोस्ट शेयर करते हैं, तो उससे पता चल जाता है कि हाँ बीएचयू का ऐसा नहीं। और एक बात और बता रहा हूँ, आपके सामने ही आपका दोस्त पढ़ने वाला जो होगा, शायद उसकी सिंप्लिसिटी से आप उसे जज करोगे पढ़ने में अच्छा नहीं है, एक्चुअली वो पढ़ने में अच्छा होता है। मैंने इस चीज़ को बहुत पर्सनली फील करा है कि मेरे बहुत सारे ऐसे मित्र हैं जो कि बहुत कभी पढ़ते नज़र नहीं आएंगे, साइकिलिंग कर रहे हैं, दोस्तों में चाय पी रहे हैं तो 80 पे घूम रहे हैं, लंका पे घूम रहे हैं, लेकिन और वो एक्चुअली कर भी रहे होते हैं। ऐसा नहीं है कि वो आप दुनिया में ऐसे दिखा रहा है और फिर पीछे जाके वो रात में बहुत पढ़ाई कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। वो जो मैं बता रहा हूँ वैसा ही होता है, लेकिन वो 6 घंटे की पढ़ाई जो बीएचयू में कर रहा होता है वो बहुत अच्छे से कर रहा होता है, या फिर वो जो लाइब्रेरी का टाइम यूटिलाइज़ कर रहा होता है वो बहुत अच्छे से कर रहा होता है। ये तमाम चीज़ें जब वो करता है तो मुझे लगता है कहीं न कहीं वो धीरे-धीरे जब 3 साल का एरा जब वो इसमें दे देता है तो वो सक्सेस हो ही जाता है। चाहे वो स्टेट पीसीएस हो, इवन इंक्लूडिंग यूपीएससी। लेकिन यूपीएससी में थोड़ा सा एडिशनल आपको एक स्टडी प्लान करनी पड़ जाती है क्योंकि उसमें सब सिलेबस थोड़ा ज़्यादा है उसका। अदरवाइज बाकी एग्जाम्स के लिए एनफ टाइमिंग होती है और इतना बहुत होता है, ठीक है। वैसे आप लोग इसी रूट पे बोर हो जा रहे होगे, मैं थोड़ा सा और भी घुमा देता हूँ। तो अभी तो हम लोग यहाँ पहुँचे, ओके, आगे कंटिन्यू। अभी तक जो इस वीडियो को देख रहे हैं बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि इतना पेशेंस आप लोग के पास है, ठीक है। क्योंकि मैंने जो बातें बताई ना, मैं छुपाता पाता नहीं हूँ, मैं सच बताता हूँ। और अभी मेरे पास अभी तो मेरी भी स्टडी चल रही है, तो मैं सच बताऊँ तो अपने स्टडी एरा में इस चीज़ को मैं खुद फ़ील करता हूँ कि एक्चुअली मैंने क्या सीखा। अब मैं सच बताऊँ, जैसे मैं क्लास करा, ठीक है, आज मैंने जैसे क्लास करी, तो मैं अपनी उस क्लास से मेरा जो नोट करने का तरीका है, सबसे पहले तो मैं टीचर्स जो भी बोलता है या लिखता रहता है या जो पढ़ाता रहता है, मैं उसको पूरे लगभग उस टॉपिक या उस सेंटेंस के एंड तक मैं उसका इंतज़ार करता हूँ। मतलब मान के चलो कि अगर कोई टॉपिक उठा लिया वो सपोज़ कि मार्केटिंग मैनेजमेंट उठा लिया, तो वो मान लो वो टीचर 10 मिनट तक उस पर लेक्चर दिया, तो मैं 10 मिनट तक उसको सुनता हूँ। आफ्टर 10 मिनट्स मतलब कि मैं आई विल ट्राई टू राइट, समझ रहे हो मेरी बात? तो मेरे वो दिमाग में चीज़ें तब तक वो बैठ जाती हैं और फिर मैं जो लिखता हूँ मैं समझा हुआ लिखता हूँ। मतलब मैं ऐसा नहीं करता हूँ कि मैंने बस अपने प्रोफेसर्स को सुना और मैंने बस उसको बस जल्दबाजी में लिख दिया, नहीं, मैं पूरी कोशिश करता हूँ। देखो अब ये जो एरिया है ये एलटी है, यानी लेक्चर थिएटर, वो वाली बिल्डिंग जो है, आप लोग आओगे तो उसमें पढ़ाई करोगे। बाकी ये एरिया जो मैं दिखाने वाला हूँ, जो मेरे आँख के सामने सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव है, और ये बहुत, जैसे ये देखो यहाँ का ऑडिटोरियम हॉल है जहाँ पे प्रोग्राम्स होता है। और ये जो गैलरी दिख रही है, ये जो गैलरी दिख रही है ये बहुत अच्छा लुक देता है, और मेरा इसमें एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा है क्योंकि मैंने इस पे साइकिलिंग करी है, इस पे मैंने साइकिल पार्क करी है। जब बच्चे आते हैं तो इस एरिया पे ही साइकिल पार्क करते हैं। अच्छा, मैं आपको एक और बहुत अच्छी फीलिंग देता हूँ। जब हम लोग स्टार्टिंग में सेलेक्ट होके यहाँ पे आते हैं तो जनरली मुझे लग रहा है तब तक हम लोग उतने हीरो टाइप के नहीं होते हैं। मतलब मैं बोलना चाह रहा हूँ कि हम लोग बहुत नॉर्मल होते हैं, हर कोई नॉर्मल होता है, हम लोग अभी भी नॉर्मल हैं, लेकिन उस समय हम लोग मेंटली भी बहुत इनोसेंट होते हैं। धीरे धीरे मैच्योरिटी के साथ साथ एक्चुअली क्या होता है ना, हमें पता चल जाता है कि हम लोग कहाँ सही गलत कर रहे हैं। मतलब वो पता चलना ज़रूरी है, लेकिन जब आप लोग इस एरा में आओगे, जब इतने बड़े हो जाओगे, तो कहीं ना कहीं आप भी फील करोगे कि हाँ, मैच्योरिटी के साथ कुछ कमियाँ भी आती हैं। लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जब मैं एडमिशन लिया, या मैं बार-बार हम लोग इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरा पूरा बैच जब एडमिशन लिया, तो हम लोगों ने इन सब चीज़ों पे बहुत इनोसेंटली वॉक किए हैं। मैंने तो इस पे डांस भी करा है, इस पे दोस्तों के साथ ऐसे दौड़ के साइकिलिंग करी है इस पे, और क्लास से निकलने के बाद मैंने खूब हम लोग हुडिंग किए हैं। फिर हम लोग ये तमाम चीज़ें, जैसे आज हम लोग के प्रोफेसर्स बता रहे थे कि हम लोग क्लास बंक करके हम लोग मूवी देखने चले जाते थे, तो एक्चुअली वो अब इस समय पर आके और वो अपनी रियलिटीज़ बता रहे हैं। लेकिन जब हम लोग खुद उनके स्टूडेंट्स, अगर क्लास उनका बंक करके मूवी देखने चले जाएँ तो मुझे लग रहा है उनको खुद बुरा लगेगा। तो आप लोग भी ऐसा नहीं करोगे, लेकिन वो हर कोई करता है, भले उसको बोलता नहीं है। अब मैंने उसको जी चुका हूँ तो मैं बोल रहा हूँ। आप लोग का नंबर अभी आने वाला है। तो ये एक अच्छा थॉट, एक फीलिंग मैं आपको दे रहा हूँ कि इन सब जगहों पे हम लोगों ने बहुत इनोसेंटली मूव करा है। लेकिन ये मोमेंट किसको मिलेगा, ये बताओ मुझे, ये मोमेंट किसको मिलेगा? आपको लगता है कि अ कॉमन स्टूडेंट नॉट टॉकिंग, अ कॉमन बॉय कैन मूव हियर?
आप मुझे बता दो। कॉमन वाई मूव हेयर, आपके आसपास का कोई मित्र है, कोई दोस्त, आपको लगता है कि कॉमनली यहाँ पे मूव कर सकता है? कभी नहीं, मुझे नहीं लगता है वो कर सकता है यहाँ पे मूव, क्योंकि यहाँ पे मूव करने के लिए आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगी, और दूसरी चीज़ है कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तब मिलेगी जब आप उस काबिल होगे, और वो काबिलियत आपको प्रूव करनी पड़ेगी। दैट्स इज़ द रीज़न कि मैं आपको ये वीडियो बना के दे रहा हूँ कि आप CUT क्रैक करो मेरे दोस्त। अगर CUT नहीं क्रैक करोगे, मैं कह रहा हूँ ठीक है BHU मत लो, लेकिन कोई तो यूनिवर्सिटी ले लो, कहीं तो मतलब अपना एक स्पेस बना लो, कहीं तो अपना एक जगह बना लेना। क्योंकि आप ये भी देखो ना, क्योंकि अगर आप कुछ बनना चाहते हो, आप कुछ अपने घर के लिए करना चाहते हो, अपने खुद के लिए करना चाहते हो, तो आपको लिए एक बेहतर प्लेटफॉर्म होना बहुत ज़रूरी है। आपको लग रहा है कि आप खुद से सब कुछ कर लोगे, खुद से प्लेटफॉर्म नहीं बना सकते ना। अगर इतना बड़ा प्लेटफॉर्म बना हुआ है हमारे पढ़ाई के लिए, तो ये प्लेटफॉर्म हमें यूटिलाइज़ करने के लिए हमें अपने आपको प्रूव करना पड़ेगा, ये मैं बता रहा था। तो ये प्रूव करने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अभी 25 दिन है। अगर अभी भी मतलब कई सारे बच्चे होंगे ऐसा जो बहुत डिमोटिवेट हो चुके होंगे, उन्हें लग रहा होगा कि मेरा नहीं निकल पाएगा। मैं उनको बता दूं कि ये सोचना कतई मुझ, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बोला कि मेरा यूं ही निकल गया था। एक्चुअली मैं JNV से पढ़ा हुआ हूँ, नवोदय विद्यालय से। तो हम लोग की स्कूल में एक बात थी कि हम लोग के स्कूल का जो मॉर्निंग असेंबली था, उसमें GK GS जनरली पूछा ही जाता था। तो हम लोगों ने एक लंबा समय 7 साल स्कूल में दिया था। 7 साल की हम लोगों ने बचपन से पढ़ाई करी है। मैं हॉस्टल में था, बचपन से हॉस्टल में था, तो मैंने एक लंबा समय हॉस्टल में दिया था। अब कोई बच्चा, जैसे मैंने बोला कि 3 साल आप अगर BHU में देते हो तो आपके अंदर एक बहुत बड़ा नॉलेज आ जाता है। उसी तरीके से जब मैंने 7 साल JNV में दिया था, तो 7 साल में मेरे पास बहुत नॉलेज एक्स्ट्रा आ रहा था, जो मेरे ना किसी सब्जेक्ट से मैच करता क्लास वाले, ना ही मेरे किसी सब्जेक्ट से कोर्स से मैच करता था। वो एडिशनल होता था, और वो एडिशनल चीज़ जो है मुझे BHU ले आया। BHU के बाद मैंने बहुत सारे स्टेट ऐसे ही एग्ज़ाम दिए, वो भी क्रैक करा। तो ये सब चीज़ें नॉर्मली हो रही थी, क्योंकि बेस मजबूत, जिसको मैं बोल रहा था, बेस मजबूत होता है। लेकिन ये चीज़ें मैं आपको अभी डरा नहीं रहा हूँ, मैं आपको यही बता रहा हूँ कि 25 दिन में भी चीज़ें की जा सकती हैं। 25 दिन में आप एक्चुअली कम से कम ऑनेस्ट मेहनत तो कर सकते हो। हम लोग चलो ठीक है, रिज़ल्ट की जो एक उम्मीद है उसको छोड़ दो, ठीक है छोड़ दो, आप रिज़ल्ट की उम्मीद मत करो, लेकिन आप अपने मेहनत की उम्मीद तो कर सकते हो खुद से। आपको नहीं लगता है कि अगर आप जो आपके हाथ में है वो तो आप कर सकते हो? क्योंकि मेहनत तो हमारे हाथ में है ना। ऑनेस्टली मेहनत तो ऐसा तो नहीं है मेहनत हमारा पड़ोसी करेगा या हमारे मम्मी करेंगी। मम्मी तो आपको बस बना के भोजन दे सकती हैं जिससे कि मेरा बेटा अच्छा पढ़े। पापा क्या कर सकते हैं? वो आपको एक प्रोटेक्शन दे सकते हैं, वो आपको आपके सर पे हाथ रख सकते हैं, ठीक है, वो ये कर सकते हैं। बड़ा भाई है तो वो आपको क्या कर सकता है? मोटिवेट कर सकता है। बड़ी बहन है तो आपका केयर कर सकती है। लेकिन एक्चुअली खुद को बनाने के लिए तो आपको खुद को अवेयर होना पड़ेगा, खुद को करना पड़ेगा। तो ये चीज़ें अभी मैं जगा रहा हूँ, 25 दिन पहले जगा रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादा लेट हो जाएगा तो मेरे जगाने का कोई मतलब नहीं निकलेगा, ठीक है। तो बहुत सारी बातें मैंने आपको बताई इन सभी जगहों पे जहाँ मैं मूव कर रहा हूँ। अभी आप लोग देख रहे होंगे धीरे धीरे करके मैं आपका सा। बाकी आप लोग कमेंट भी करके पूछ सकते हो अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो, ठीक है। जो भी चीज़ें बताऊंगा सही बताऊंगा, एकदम ग्राउंड लेवल की बताऊंगा। तो ये तो हो गया। उसके बाद मैं बताता हूँ आप लोग को CUET पैटर्न के बारे में थोड़ा सा। CUET पैटर्न के बारे में, ओके। देखो सबसे पहले तो यहाँ पे कई सारे ऐसे बच्चे होंगे जो कि हर एक सेक्शन दे रहे होंगे, यानी वो GT भी देंगे, वो डोमेन भी देंगे, वो लैंग्वेज भी देंगे, वो कई सारे जो हैं वो सब्जेक्ट्स का पेपर देंगे। तो फर्स्ट यू हैव टू चूज मेजर पोर्शन ऑफ योर कोर्स, यानी मेजर जो क्वेश्चंस आस्किंग है कोर्स का, उसको आपको पिक आउट करना पड़ेगा। जैसे अगर आपको लग रहा है कि नहीं हमारा जो कोर्स है वो GT और लैंग्वेज पे है, तो यू नो वेल कि GT इज मेजर पोर्शन। एक्चुअली GT कंसिस्ट 60 क्वेश्चंस, आएगा 70, लेकिन यू हैव टू अटेंड 60 क्वेश्चंस। और लैंग्वेज आई थिंक आएगा 50 एंड यू कैन अटेंड 40 क्वेश्चंस, ओके। तो 40 वहाँ पे 60, तो 60 इज मेजर। लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए लैंग्वेज इज स्कोरिंग। ऑलरेडी लैंग्वेज इन अ फॉर्मेट ऑफ चूज, आपको वो दिया गया है चूज के फॉर्मेट में, यानी यू हैव टू चूज योर प्रिफरेबल लैंग्वेज जिसमें आपको ज़्यादा नॉलेज है। और जब आपको कोई चीज़ चूज करने के लिए दिया जाता है तो इसका मतलब इट मीन्स यू वेल इन योर चूज इन लैंग्वेज, या। तो गाइस
अगर आपका हिंदी है, आपका इंग्लिश है, इट मीन्स वो आपके लिए स्कोरिंग है। तो 40 में 35 प्लस का टारगेट लेकर चलो। उसमें पैसेज आएंगे, उसमें ग्रामर्स आएंगे, उसमें वोकैब आएंगे, शब्दकोश आएगा। जैसे हिंदी है तो विलोम आएगा, समानार्थी आएगा, तद्भव आएगा, तत्सम आएगा। उसी तरीके से इंग्लिश है तो सेनो आएगा, इंटो आएगा, पार्ट्स ऑफ स्पीच आएगा, लैंग्वेजेस आएंगे, ऐसे बहुत बाकी बहुत सारे पैसेज आएंगे, बहुत ये सब चीज़ें आएंगी। जीटी को देखो तो जीटी में भी जीके जीएस एप्टीट्यूड है। इस बार जो 2 नए पोर्शन ऐड हुए हैं वो है आपका मेंसुरेशन है, अलजेब्रा, देख लेना उसको। अब बात आती है कि सर डोमेन के लिए भी कुछ सजेस्ट करो, क्योंकि डोमेन भी हमारा एक बहुत मेजर पोर्शन है। जिनको डीयू में जाना है या उनको जेएनयू में जाना है, सॉरी जेएनयू में नहीं, जिनको जेएमआई में जाना है, तो या जिस भी कॉलेजेस में आपको जाना है, अगर आपने डोमेन चूज करा है तो डोमेन की बात कर लेते हैं। डोमेन एक, सबसे पहले तो डोमेन जो है वो अभी रिसेंट जो 12वीं का बच्चा है वो तो पढ़ा हुआ है भाई, क्योंकि डोमेन का जो सिलेबस है वो तो 12वीं का सिलेबस है। उसमें थोड़ा भी डाउट नहीं होना है कि सर 10वीं से आएगा 11वीं से आएगा, ना भाई ना, वो पहले ही एकदम क्लियर आउट कर दिया गया है। एमजे कुमार जी यूजीसी के चेयरमैन जी ने करा है और बहुत सारे वीडियोज में करा है। वो खुद मैंने अपने कानों से सुना हुआ है, उनके जो भी उनके कमेंटमेंट हैं, जो भी उनके अनाउंसमेंट्स हैं, तो वो बहुत क्लियरली बोले हैं कि 10+2 सिलेबस कंसिस्ट इन डोमेन सेक्शन। सो गाइज प्लीज जस्ट बी अवेयर फ्रॉम द सेक्शन ऑफ डोमेन। बहुत अच्छे से इसमें आप इस बात को समझ लो। इसमें 11th को मत ऐड करना, इसमें 10th को मत ऐड करना। जस्ट डोमेन मीन्स रिलेटेड टू योर 12th क्लास सिलेबस। तो ये चीज़ें दिमाग में बैठा लो कि सिलेबस जो है वो 12th का ही कवर करना है, बाकी ऐड नहीं करना है। तो आप आराम से, जो बच्चे अभी जस्ट पढ़े हैं उनके पास उनका पुराना अपना नोट्स होगा, तो जस्ट आप उसको रिवीजन के तौर पे देखो। अदरवाइज अगर आपने बहुत पहले पढ़ाई करी, यानी 2 साल का गैप हो गया है, 1 साल का गैप हो गया है, तो फिर आप क्या करो, तब फिर आप थोड़ा सा अपने पुराने नोट्स झोले में से निकाल लो या कहीं पर छुपा के रखे हो तो निकाल लो। अदरवाइज आप यूट्यूब पर 10+2 के सिलेबस अपने कोर्स का आराम से फ्रीली सर्च कर लो, वहाँ से देख लो। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि डोमेन के लिए कोई भी कोचिंग ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डोमेन जो है वो आपने खुद बार पढ़ाई करी है और डोमेन यूट्यूब पे बहुत सारे लोगों ने पढ़ाया भी है। मतलब ऐसा नहीं कि डोमेन नाम से पढ़ाए हुए हैं, एक्चुअली क्लास 10+2 के लिए बहुत सारे टीचर्स यूट्यूब पे पढ़ा रखे हैं, तो आप वहाँ से उसको देख सकते हो। तो ये हो गया आपका लैंग्वेज, डोमेन एंड जीटी यानी जनरल टेस्ट सेक्शन 3। ओके, अब बात आती है कि सर हम डरे हुए हैं या मेरे से नहीं हो पाएगा, मेरे से हो ही नहीं पाएगा, मैं बहुत तकलीफ़ में हूँ, मैं बहुत दर्द में हूँ, इसके लिए क्या समाधान है? देखो, इसके लिए एक समाधान मेरे लिए, जो मैं पर्सनली एक्सपीरियंस करा हूँ, जो मेरा एक लर्निंग है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। इस वीडियो को जो यहाँ तक देख पाए हैं उन बहुत खुशनसीब हैं कि उस चीज़ को समझ भी पाएंगे। मुझे जब ऐसा नहीं है कि वो आपके लिए नया है, वो हर किसी की लाइफ में आता है। मैं सच बताऊँ ऑनेस्टली, व्हेन आई वाज इन क्लास 12th, मेरे साथ बायो के टीचर्स ने एक बार इंटरेक्ट करा था। चूँकि मैं बायोलॉजी से नहीं था, मैं मैथ से था, लेकिन फिर भी प्रॉब्लम्स मेरी 12th में थी सब्जेक्ट्स को लेके। तो जब मैं अपनी प्रॉब्लम्स बता रहा था अपने टीचर को, तो बायो के टीचर मेरे बगल में बैठे हुए थे, मतलब वो बगल में कहीं पे बैठे हुए थे, उन्होंने सुना मेरे को। तो उन्होंने मेरे को इशारा किया कि मेरे पास आओ। मैं गया, बोले क्या प्रॉब्लम है? मैंने बताया कि मेरे को लर्निंग की प्रॉब्लम है, चीज़ें भूल जा रही हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें। और मैं ऑनेस्टली बोलूँ तो मेरी एक जो पर्सनल एक मेरी प्रॉब्लम है वो ये है कि मुझे कोई चीज़ देर से समझ में आती है। ये ऑनेस्टली मैं रिवील कर रहा हूँ, मुझे कोई चीज़ देर से समझ में आती है और कभी-कभी समझ में भी आ जाती है। थोड़ा-सा मैं अपने आप को उतना स्मार्ट नहीं समझ रहा हूँ, एक कॉमन बॉय की तरह ही ट्रीट कर रहा हूँ। तो मैंने बोला कि सर ऐसी प्रॉब्लम है। तो उन्होंने बोला कि देखो, ह्यूमन नेचर में चीज़ें भूलती हैं, ये कॉमन है। इस चीज़ को पहले तुम अपने दिमाग में बैठा लो कि कॉमन है, भूलना कोई बड़ी चीज़ नहीं है, हर किसी से कुछ भी भूल जाता है, तो ये कॉमन है। अब इसके बारे में अगर आप सोचने लगोगे तो चीज़ें आपको परेशान भी करती हैं। तो जस्ट आपको सोचना नहीं है कि आप भूल जा रहे हो, ये चीज़ें उन्होंने मेरे को सिखाई उस समय। तो ये चीज़ें अगर आपके साथ हो रही हैं, आप कोई चीज़ भूल जा रहे हो, आपको टेंशन दे रहा है, तो आप, मैं सच बताऊँ तो पहले उसके बारे में सोचना बंद कर दो, पहला। दूसरा पॉइंट्स है, अगर आपको लगता है कि बड़े परेशान हो गए हो, अब नहीं हो पा रहा है, हार मान लिए, चलो ठीक है, हार ही मान लिए। मेरा मानना है आप ऐसे में थोड़ा देर के लिए बैठ जाओ, थोड़ी देर के लिए नहीं तो कम से कम 1 दिन का रेस्ट ले लो, सब कुछ बंद कर दो, अपने पसंद के गाने सुनो, अपनी पसंद के डिशेज बनवा लो घर में, अपनी पसंद की प्लेस पे घूमने चले जाओ, अपनी पसंद के लोगों से मिलो, अपनी पसंद के लोगों से बात करो। या जो मन कर रहा है अकेले रहने का, तो अकेले बस लंबी सांसें लेना, धीमी सांसें लेना, महसूस करना, हर कुछ आगे पीछे सोचना, अपने किए पे, अपने किए जाने वाले कार्यों पे, आगे आने वाला भविष्य के बारे में थोड़ा थोड़ा सोचते हुए अपना आराम से 1 दिन बिना कुछ किए यूटिलाइज करना। वो भी यूटिलाइजेशन ही एक प्रकार का, क्योंकि वो आप खुद को दे रहे हो, जिसको बोलते हैं सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन।
तो दोस्तों ये एक बहुत अच्छा सेकंड पॉइंट जो मैंने आपको बताया, ये भी एक बहुत अच्छा मोटिवेशन हो जाएगा कि आप जो है रुक जाना एक दिन के लिए, ज़्यादा मत सोचना, बैठ जाना, आराम से खुद को देना, फिर उसके बाद दूसरे दिन से ना देखना एक एनर्जी आ जाएगी। वो एनर्जी पक्का बता रहा हूँ गजब का बूस्टअप का काम करता है, और वो एनर्जी आपको पूरे 25 दिन आने वाले कई महीनों तक खूब मोटिवेट करके रखेगा, आराम से आप कर लोगे। एक पॉइंट और भी है, एक पॉइंट और भी है जो ये भी मैंने अपने टीचर से सीखा था जब मैं क्लास 10th या 9th में था। मेरे पीटी टीचर ने ये बात समझाई थी। वो पॉइंट ये था कि मैंने जब बोला कि सर मुझे बहुत, जैसा मैंने स्टार्टिंग बताया, कुछ देर पहले बताया कि मुझे चीज़ें समझ में नहीं आती थी, तो मैंने बोला कि सर ये मेरी एक प्रॉब्लम है कि मुझे चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, मेरी चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, मैं क्या करूँ, बहुत परेशान हूँ। तो उन्होंने मुझे बताया कि देखो, अगर चीज़ें ना समझ में आए तो उसे रट जाओ। वैसे तो मुझे लगता है कि कोई टीचर नहीं आपको एडवाइस करेगा, ये मैं आपको समझा रहा हूँ, लेकिन सच बताऊँ वो बड़ा ही कारगर साबित हुआ। क्योंकि जब आप उसे रट जाते हो कुछ समय के बाद वो आपको समझ में भी आ जाता है, लेकिन अभी मुझे काम निकालना है अपना। भाई अभी तो मेरे पास कोई ऑप्शन भी तो नहीं है ना। अगर अब आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है, आपके पास कोई टीचर नहीं है, मेंटर नहीं है, कोई अच्छा गाइडेंस वाला नहीं है, तो क्या करोगे? उस समय के लिए आप उसे रटना ही सही समझोगे ना। तो ये सबसे अच्छा तरीका है कि उस समय के लिए आप उसे रट जाओ, बाद में समझ में आ जाएगा और श्योर है समझ में आ जाए। एक समय के बाद ऐसा भी नौबत आ सकती है कि आप कुछ भी नहीं करोगे और वो चीज़ें आपके दिमाग में समझ में आ जाएगी। ऑनेस्टली मैं बता रहा हूँ, कई बार ऐसा हुआ है मेरे साथ। केमिस्ट्री में ऐसा होता था कि मैं केमिस्ट्री को, मैं बार बार केमिस्ट्री को लेकर परेशान, मुझे केमिस्ट्री समझ में नहीं आती थी, केमिस्ट्री समझ में नहीं आती थी, केमिस्ट्री समझ में नहीं आती थी। इवन मेरे को केमिस्ट्री टीचर तक अपनी पसंद नहीं थे, क्योंकि वो इतने तेज़ थे, इतने तेज़ थे कि मैं उनकी स्पीड को पकड़ ही नहीं पाया कभी। इतनी तेज़ी से भागते थे, कभी कभी केमिकल रिएक्शंस वगैरह बताओ, ऐसे खड़े खड़े पढ़ा रहे। रहम करना चाहिए हर बच्चों पे। लेकिन मैंने फिर, पता है मैंने क्या सीखा? मैंने ये सीखा कि मेरे 90+ केमिस्ट्री में आए फिर 90। पता है क्यों? क्योंकि मैंने ना ये भी दिमाग में बैठा लिया कि कोई बात नहीं है, केमिस्ट्री मेरा वीक है तो मैं केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग करके दिखाऊंगा। और केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग करने से ज़्यादा ये चीज़ था, मैं केमिस्ट्री सीखना चाहता था। और मैंने जब केमिस्ट्री पे थोड़ा सा टाइम देना शुरू किया और मैंने ऑनेस्टली उसको थोड़ा सा रटना शुरू किया, फिर वो समझ में आने लगा। फिर मैं, मुझे लगता है कि एक स्टेज पे मैं ऐसे भी पहुंच गया था 12th के लास्ट तक आते आते, एग्ज़ाम के लास्ट तक आते आते, कि मुझे लगता था कि आप कोई भी मुझे कोई भी आप मुझे क्वेश्चन दो, मैं उसको ज़ुबान पे सॉल्व कर सकता था। और कोई भी आप कैटलिस्ट डाल दो, कोई भी आप रिएजेंट डाल दो, कोई भी आप केमिकल कंपाउंड दे दो, मैं उसका प्रोडक्ट बता सकता था, पूरा प्रोसेस बता सकता था। इतना सारा दिमाग में चीज़ें बैठी मेरे। तो मैंने ये तमाम बातें आपको इसीलिए समझाया क्योंकि ये चीज़ें मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस करा है। मैंने अपने डाउन फेसेस भी देखे, मैंने आपको अपने मोटिवेशन जो पोर्शंस थे वो भी मैंने बताए। तो गाइज, आपको बनना है तो खुद को, अपने आप को बनाना पड़ेगा। तो मैं आपके घर नहीं बना सकता, कोई भी टीचर्स आपको घर जाके नहीं बना सकता है। और लोग बहुत क्रेडिट देते होंगे कि टीचर मुझे बना दिया, टीचर बना दिया। मैं तो बोलता हूँ कि हाँ, टीचर एक बहुत बड़ी चीज़ है, टीचर बहुत बड़े होते हैं, टीचर की वजह से ही हम लोग बहुत कुछ सीख पाते हैं। लेकिन ऑनेस्टली अगर आप खुद के लिए कुछ नहीं करते तो टीचर घंटा कुछ भी आपका नहीं कर पाएगा, कुछ भी नहीं कर पाएगा। इस बात को आपको बैठना समझना पड़ेगा। तो ये समझ लेना कि 2022 जाते जाते अगर आपको इस तरीके का एक मुकाम दे जाता है, इस तरीके की बिल्डिंग दे जाता है, इस तरीके का प्लेटफॉर्म दे जाता है, आपको आपका एम दे जाता है, आपको आपका करियर दे जाता है, आपको एक रोज़गार दे जाता है, आपको पढ़ाई, आपको आपका घर परिवार, आपको खुशी, अगर ये सब चीज़ें आपको देखना है, महसूस करना है, लेना है, तो ये इसके लिए आपको एक मेहनत करनी पड़ेगी जो अभी करनी है। नहीं तो ये 22 गुजर जाएगा, 23 आएगा, शायद 23 भी गुजर जाएगा और आप ऐसे ही झोला छाप बने रह जाओगे, कोई मतलब नहीं निकलेगा लाइफ का। सो गाइज, अगर आप सोचते हो कि आपकी एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन हो और आपके अंदर जो टैलेंट है उसको उसको रेस्पेक्ट करो। समझ में आता है, जैसे कई बार क्या होता है कि हमें बहुत अच्छी ड्राइंग आती है, तो भाई अगर आपको ड्राइंग आती है तो उसके लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म आपको ढूंढना पड़ेगा, तभी उसकी वैल्यू है। नहीं फिर आप ऐसे अपने घर के दीवारों बनाते रह जाओगे, कोई नहीं जानेगा, कोई मतलब नहीं निकलेगा। अगर आपके पास बहुत अच्छा म्यूजिक का परफॉर्मेंस है तो आप उसके लिए आपको प्लेटफॉर्म ढूंढना पड़ेगा। अब उसके लिए यहाँ पे फैकल्टी डिपार्टमेंट है। अगर आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी में इंटरेस्ट है तो फिर आपको उसके लिए प्लेटफॉर्म ढूंढना पड़ेगा। अगर आपको साइंस में टेक्नोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी में आपको बहुत इंटरेस्ट है, आप उसमें कुछ नया रिसर्च कर सकते हो, कुछ रिसर्च कर सकते हो, कुछ सर्च कर सकते हो, कुछ आप एनालिसिस कर सकते हो, तो उसके लिए आपको प्लेटफॉर्म की ज़रूरत पड़ेगी ना। घर में तो ऐसा है नहीं कि आपके पास सब कुछ पहुँच जाएगा। तो उसके लिए फिर क्या करोगे? फिर प्लेटफॉर्म ढूंढोगे। तो प्लेटफॉर्म, मैंने बोला ना, डिजर्विंग पर्सन को मिलेगा, हर किसी को थोड़ी मिल जाएगा। तो डिजर्विंग पर्सन बनने के लिए फिर आपको मेहनत करनी पड़ेगी। समझ रहे हो मेरी बात? अभी धीरे धीरे अंधेरा हो रहा है, तो अगर इसमें बहुत सारी बातें अगर छूट गई हैं तो आप मुझे बताना कि सर ये पॉइंट्स मुझे नहीं समझ में आए, तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि हम लोग उस पर बात करेंगे। सो मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए
और वीडियोस देखते रहिए BHU पाठशाला को, सब्सक्राइब भी कर लेना प्लीज़, सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, शेयर कर लेना। और यहाँ पे देखो होता क्या है कि प्रोफेशनल टीचर्स भी अब हो चुके हैं और कई सारे ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको जो समझाना चाह रहा हूँ वो ये है कि वो हो सकता है वो चीज़ें आपको ना बताएं, समझ रहे हो ना, वो चीज़ें वो ना बताएं जो एक्चुअली आपको बताना था, क्योंकि वो ग्राउंड लेवल की चीज़ें नहीं बताएंगे। उन्होंने तो बस एक ट्रेंड को फॉलो किया, वही आपको बताएंगे। तो मैं जस्ट आई एम नॉट फॉलोइंग द ट्रेंड, एक्चुअली आई एम टॉकिंग अबाउट द रियलिटी। एंड मैं आपको वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ जो मैंने फेस करा है और जो हर एक स्टूडेंट फेस करता है अपने लाइफ में। तो आप मैं बाकी आगे भी बातें करूँगा बहुत अच्छी, लेकिन अभी के लिए तो मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा। सो मुस्कुराते रहिए, हर माँ जैसे कृष्णा, राधे राधे। प्लीज़ एवरीवन डू लाइक एंड डू शेयर, प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, बेल आइकन प्रेस करना और BHU पाठशाला के हर एक वीडियोज़ को देखना, क्योंकि ग्राउंड लेवल पे आपको भी काउंसलिंग में बहुत ज़रूरत पड़ेगी। तो ऐसे में BHU पाठशाला बहुत आपको हेल्प करेगा, ठीक है। और BHU पाठशाला के सभी पेड बच्चों को भी बहुत सारी शुभकामनाएं। अच्छे से आप लोग अपने मेंटर्स के प्रोवाइड किए गए जो भी लेक्चर्स हैं, चाहे मैथ का हो, चाहे हिस्ट्री का हो, चाहे ज्योग्राफी का हो, चाहे ये तमाम चाहे मटेरियल्स हो, ध्यान देना आप। जैसे हिंदी का मटेरियल है, वो हिंदी का मटेरियल जब BHU में 30 क्वेश्चन आते हैं, उसमें 28 क्वेश्चन फंसाया है। तो आप लोग डाउट मत करना, उसको पढ़ लेना। चीज़ें मैंने जितनी भी दी हैं वो सटीक दी हैं, मैंने आपको भूसे की तरह भर के नहीं दिया। इसीलिए जैसे गिन गिन के लेक्चर्स पढ़े हुए हैं, वो चुन चुन के बनाए गए हैं, वो एक तरह से रिसर्च कर करके टॉपिक पढ़ाई गई है। और इस पेपर के बाद जब हम सेकंड में पहुंचेंगे, यानी जब हम लोग अभी CUT 2023 की तैयारी कराएंगे या 22 के नवंबर की अगर फॉर्म आता है तो हम लोग तैयारी कराएंगे, तब तक हम लोग और ज़्यादा एक्सपीरियंस हो जाएंगे, तो तैयारी और परफेक्ट कराएंगे। सो इसीलिए आप लोग प्लीज़ एकदम खुश रहो, मस्त रहो और एकदम BHU पाठशाला को देखते रहो, क्योंकि हम लोग खुद सीख रहे हैं और आपको बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें सिखाएंगे, ठीक है। और मैं पूरी कोशिश मैं आपसे यही उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ऑनेस्टली अच्छा करने वाले हो और हम लोग ये कैंपस में मिलने वाले हैं। आई होप कि आप लोग यहाँ पे आके इस तरीके से सेल्फी ले पाओगे। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मुस्कुराना बिल्कुल ना भूलें, ताव से जियो और ताव से खाओ और खूब मज़े से पढ़ो, ठीक है। हर हर महादेव।